लोग कह रहे हैं कि रिसेशन है। और इसमें से सबसे बड़ा बड़ा हो जाता है कि एआई बबल। जो एआई के बारे में जो कहा जा रहा है कि एआई बबल है, बड़ा हो रहा है, तो ये बातें हैं। लेकिन ये बात फैक्ट है कि एआई वहां फल फूल रहा है। वैसे ही सोने और चांदी में भी बिल्कुल। आप एसआईपी, खासतौर से चांदी में भी आप एसआईपी कर सकते हैं। अब इसमें जो इकोनॉमिक्स दलील दे रहे हैं, ये जीडीपी क्यों बढ़ा, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो टैरिफ लगाया गया, टैरिफ में जो है 17% एवरेज पड़ रहा है हेवी लोगों पे। ये 1935 के बाद से सबसे ज्यादा पड़ रहा है। 100 साल वाला हो नहीं पाएगा, क्योंकि 1929 से बड़ा नहीं हो सकता, वो 10 साल तक चला रहा है। यूट्यूबर से लेकर सब लोग बोल रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सोने चांदी के दामों में 10 नवंबर को रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखने को मिला है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन आईबीजीए के मुताबिक सोना करीब 2000 रुपए बढ़कर 1,22,087 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और चांदी तो 2,700 रुपए बढ़कर 1,50,975 प्रति किलो तक पहुंच गई है। इस साल की बात करें तो सोना 45,925 और चांदी 64,958 तक महंगी हुई है। पिछले साल यानी कि 31 दिसंबर 2024 को सोना 76,000 पर था और जो अब 1,22,000 पर है। चांदी 86 पर थी, जो अब करीब करीब 1,51,000 पर आ गई है। आज बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी से और समझेंगे कि सोने और चांदी में अब जो एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है, यह किस बात का संकेत है और दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर एक ग्लोबल क्रैश या फिर मंदी की आशंका से डरे क्यों हुए हैं। उत्पल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले हम आपको बता दें कि चांदी में जो है अचानक से डेवलपमेंट दिखने लगा है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट थे 27,845 कॉन्ट्रैक्ट्स, ये अगर इसको आप देखें, कॉन्ट्रैक्ट जो पेपर पे था ये, लेकिन अगर आप इसको मैट्रिक टन पे देखें तो लगभग 2800 मैट्रिक टन चांदी के बराबर का कॉन्ट्रैक्ट वो गायब हो गया अचानक से 2 हफ्ते के अंदर। और ये जो है मतलब पिछले 40 साल में सबसे बड़ा ड्रॉप देखा गया है इसमें। तो इसका ये अर्थ हो रहा है कि चांदी की कीमत में तेजी आने वाली है, क्योंकि पिछले बार जब है चांदी में ये किया थी कि लोगों ने काफी शॉर्ट कर रखा था, ये जानते हुए कि 45 के बाद से वापस चांदी जो है नीचे आ जाता है, तो उसमें बड़ी पोजीशन खराब हो गई थी, काफी मैनिपुलेशन हुआ, जिसके कारण चांदी में बड़ी जबरदस्त गिरावट देखी गई। क्योंकि बाकी नहीं तो जितने बैंकर थे वो सब करप्ट हो जाते हैं, जो है बैंकरप्ट हो जाते हैं बैंकर। तो इसको बचाने के लिए हुआ था। इस बार जो है वो गतिविधि जब देखी जाने लगी है, तो वहां से जो है कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वापस लिए गए हैं। और ये चीज देखा गया है कि थर्सडे को जो है जो आपके जो है इसमें कॉमेक्स से जो है 1 टन चांदी निकला है। दूसरा जो वॉल्ट से जो है फ्राइडे के दिन 1 टन चांदी निकला है। तो इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चांदी में आने वाले समय में एक तेजी बनी रह सकती है। दूसरी बात की इसमें जो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है चांदी का, कि वो $50 का है। अगर देखिए 48 के आसपास है अभी, 50 के आसपास अगर सस्टेन कर लेता है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर वहां से एक ऊपर की रैली ले सकता है। लेकिन इस बीच जो है बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं। बाकी सोना के बारे में हम बात करें कि सोना जो है 4,000 में अपने आप को जो है रेजिस्टेंस ले रहा है, वहां पे वो अपने आप को जो है स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है वहां पे। अगर वो हो जाता है तो जैसा कि बताया जा रहा है कि 5,000 6,000 तक जा सकता है सोना। लेकिन ये हो क्यों रहा है, इस पे जो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर जो तमाम जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। जैसा कि रेड डालियो जो है वो अमेरिका के बड़े जो है ये है निवेशक हैं, उन्होंने कहा कि एक बड़ा वित्तीय रीसेट होगा जो 100 साल में कभी नहीं हुआ था। हालांकि उसके बाद से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि 100 साल में तो 1929 में हुआ था। 1929 में बहुत बड़ा क्राइसिस था। उस समय ये हो गया था कि लोगों को देखिए, वो क्राइसिस 10 साल तक चला गया था, क्योंकि फेड ना उस समय क्या किया था, इंटरेस्ट को बहुत तेज बढ़ा दिया था, क्योंकि उसने नो तभी जो है गोल्ड से वो बैक था, उत्पल जी, वो करेंसी कई सारी बातें मिक्स हो गई हैं। मैं चाहता हूं कि हम एक एक करके समझे। पहले आपने चांदी की बात की, तो मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा आप चांदी को ज्यादा समझा दें। इस समय जो लोग हमें देख रहे हैं, जो चांदी में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? चांदी यहां से किस ओर जाती है आपको नजर आ रही है? डिमांड अगर बढ़ रही है तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि 17 अक्टूबर का दिन हमने देखा था, सोने और चांदी दोनों ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। 1,78,000 कुछ पहुंच गई थी चांदी। इस समय 1,51,000 पर है, वहां से तो काफी नीचे गिर गई है। यहां से आप चांदी को किस रफ्तार से आगे बढ़ता देख रहे हैं और यह डिमांड क्या बनी रह सकती है? और अगर बनी रह सकती है तो इसकी वजह क्या होगी? देखिए, इसकी जो मेन वजह जो है कि इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होने लगा है। 70% इस्तेमाल होने लगा है। साथ में जब लोगों को पता है कि चांदी भी एक लिमिटेड है, 5 लाख मैट्रिक टन बचा हुआ है जो है माइंस के अंदर, तो ऐसे में जो होड़ चल पड़ा है कि भाई हमें चूंकि बाकी इंडस्ट्री में चलाने के लिए बड़ी जबरदस्त खपत हो रही है चांदी की। क्योंकि अमेरिका को देखे आप, जो वहां का जो यूएसजीएस है,
जो भूगर्भ पे जो काम करता है, उसने इसको क्रिटिकल मिनरल्स घोषित कर दिया, कॉपर और चांदी को। इसका मतलब कि आप वहां से चांदी भेजेंगे तो ये भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप नहीं भेज सकते हैं। तो अमेरिका इस कोशिश में है कि चांदी को वो अपने पास सेफ रख सके, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल पे जिस तरीके से अमेरिका ने जो है चीन के सामने उसको झुकना पड़ा, जिस तरीके से चीन ने उस पर अपनी मोनोपोली बना दी, ऐसे में लग रहा है कि कहीं कॉपर और चांदी में भी जो है चाइना जिस तरीके से खरीदारी कर रहा है, बहुत तेज खरीदारी कर रहा है, और ये लोग जो है बहुत आगे तक का सोचते हैं। आप चाइना को देखें तो वो 40-40, 50-50 साल आगे तक का सोचता है, हालांकि अमेरिका जो है उसका अल्पकालिक सोच है। तो इस चीज को लेकर अब चूंकि अमेरिका एक बार चोट खा चुका है रेयर अर्थ से, तो चांदी को जो क्रिटिकल मिनरल्स किया है, तो इसका मतलब कि चांदी में आने वाले समय में होड़ लगा रहेगा। लेकिन जब होड़ लगा रहता है तो अब ये देखिए कि लगभग मतलब 17 लाख टन के आसपास जो है चांदी निकला हुआ है, जिसमें 8.5 लाख टन जो है वो ज्वेलरी और तमाम चीजें। अगर ज्वेलरीज की बात करें हम, तो उसमें वो वाला इमोशंस नहीं रहता कि जो गोल्ड के साथ रहता है, कि गोल्ड में लोग बेचते नहीं है, चांदी को बेच देते हैं, और चांदी में ज्यादातर जो है गरीब लोगों के पास चांदी रहता है तो वो जाकर बेच देते हैं। तो ये जो रेट में जो फ्लक्चुएशन होता रहेगा काफी जबरदस्त, क्योंकि आपसे निकालना है, आपको लगता है आपकी ये जो जेब ऑल से टाइम निकालना हाई है। बना था 1,78,000 समथिंग का, ये उसको भी पार कर जाएगा कुछ समय में? हाँ बिल्कुल, ये एक साल के अंदर जो है वो पार कर जाएगा, लेकिन इसमें ये पार करने में जो है आपको कई बार डराएगा, क्योंकि डर से क्या होता है, जो जो मध्यम वर्गीय होते हैं वो डर से बेच देते हैं, हम्म। तो वो आपको डर दिखाकर आपकी जेब से निकालना चाहेगा। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है, जो हथियार होता है कि इसमें आप किसी भी, ना बुल ना बेयर, सबसे आप सामना कर लेंगे सिप। सिप मतलब उसको हर महीने खरीदिए, थोड़ा थोड़ा कर दिए, तो जैसे उससे हम क्या होगा म्यूचुअल कि फंड्स आपको के लिए सलाह देते हैं कि एसआईपी कीजिए, वैसे ही सोने और चांदी में भी बिल्कुल। आप एसआईपी, खासतौर से चांदी में भी आप एसआईपी कर सकते हैं। जी जी जी, अब देखिए सोना चांदी में क्या हुआ, अब पहले वाली बात नहीं रही। अब जितने बड़े बड़े जो फंड मैनेजर हैं, जैसे मॉर्गन का एक रिपोर्ट आया है कि आप 60% शेयर बाजार में लगाइए, 20% बॉन्ड में या एफडी जो भी आपके हैं उसमें लगाइए, और 20% जो है सोना चांदी में लगाइए। तो 20% वेटेज दे रहा है। ठीक है, पहले आपने आपने यही चांदी को तो फंड, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि चांदी में अभी तेजी बनी रहेगी, इंडस्ट्रियल डिमांड ज्यादा है, ऑल टाइम हाई जो है उसको भी वो पार कर जाएगा और पैसे थोड़े थोड़े करके आपको लगाने हैं। सोने की हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में सोना तो गिर गया था, 1,30,000 से हमने 1,19,000 पर आते देखा, अब एक बार फिर से 1,22,000 पर वो पहुंच गया है। अब ये तेजी आगे की तरफ बनी रह सकती है, इसके लिए फैक्टर्स क्या हैं जो सोने की कीमत को प्रभावित कर रहे हैं? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स तो खरीद रहे हैं, खरीदारी उन्होंने जारी रखी है। सीजनल बाइंग इंडिया में तो शादियों के हिसाब से चलती है, अभी शादी का सीजन है, जाहिर सी बात है कि वो डिमांड वहां पर बनी रहेगी। सोने को और क्या क्या चीजें प्रभावित कर रही है? देखिए सोना के लिए जो सबसे बड़ा चीज है वो डॉलर और इकोनॉमिक क्राइसिस, जो एक तो दिख रहा है इस समय। इस समय देखिए ऐसा इत्तेफाकन है कि शेयर भी भाग रहा है, बिटकॉइन भी भाग रहा है, प्लॉट और फ्लैट भी भाग रहा है, और सोना चांदी भी भाग रहा है, हर कुछ भाग रहा है। तो इसमें जो समझदार लोग हैं, देखिए सोना चांदी में क्या है, एक तो बैंक खरीद रहा है, उसका मामला बिल्कुल डॉलर से है कि डॉलर के कंपेयर में जो अपनी करेंसी को मजबूत करना है, इसलिए उसको जो है वो खरीद रहे हैं। दूसरा, जो बाकी जो इन्वेस्टर खरीद रहे हैं, कि अगर आप बैंक को देखें, जो सेंट्रल बैंक है वो 14% के आसपास खरीदता है, 17% जो है वो बाकी इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। तो वो इन्वेस्टर्स भी इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लग रहा है, जो बातें आ रही है कि अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, तमाम बातें हर एक्सपर्ट कह रहा है। इस समय जो आप जिस एक्सपर्ट्स को सुने, सब लोग कह रहे हैं। जब 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसमें बहुत इक्का दुक्का लोग कहे थे कि भैया इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है और तमाम बातें, और उसके पहले जो है 2000 में भी बहुत कम लोग बोल रहे थे। लेकिन इस समय आप जिसको देखें, यूट्यूबर से लेकर सब लोग बोल रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है, और इसके लिए एक सेफ जोन जो है वो गोल्ड दिख रहा है। हालांकि इकोनॉमिक क्राइसिस होगा या नहीं होगा वो एक बड़ा जबरदस्त डिस्कशन है, उसमें एक लंबा बुलेटिन बन सकता है, लेकिन इसके मद्देनजर लोग सेफ जोन खोजते हैं, तो गोल्ड जो है वो ऑलवेज सेफ है। इसलिए गोल्ड की तरफ अभी रुझान बना रहेगा, और आने वाले समय में गोल्ड बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि गोल्ड जो है वो सिर्फ 54,000 मेट्रिक टन जो है वो जमीन के नीचे पड़ा हुआ है, और जिस तरीके से निकल रहा है 3,500 मेट्रिक टन हर साल निकाला जा रहा है, तो इस तरीके से देखा तो अब 18 साल में खत्म हो जाएगा गोल्ड, अगर नया माइन नहीं मिला तो गोल्ड में डिमांड बना रहेगा, ऑलवेज बना रहेगा। ठीक है, आप क्या छोटा अब मोटा जैसे आपने चांदी के लिए कहा कि अपने ऑल टाइम हाई जो था 1,78,000 उसे पार कर जाएगा, क्या सोने में अब से कुछ दिन पहले जो 1,30,000 का रिकॉर्ड बना था, ये आपको लग रहा है कि ये भी अब आने वाले दिनों में बिल्कुल पार होने की स्थिति है और बहुत दूर नहीं है, जल्द ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसको 1,30,000 तो बहुत छोटा पड़ाव होगा इसके लिए। ये
इसकी जो है रेस जो है, ये लंबे रेस का घोड़ा है, अभी काफी दौड़ेगा ये, लेकिन उस दौड़ने के दरमियान आपको डराएगा, आपको थकाएगा, आपसे जो है चीजें बिकवा देगा, वो नीचे भी जाएगा। मतलब देखिए, जो रैली होती है, रैली कोई नहीं होता कि अचानक से यहाँ से शूट करता हुआ ऊपर चला जाए। अगर ये कहा जा रहा है कि 25% गोल्ड बढ़ जाएगा एक साल के अंदर, तो 25% सीधे नहीं बढ़ जाएगा, फिर तो 5 दिन के अंदर बढ़ जाएगा। उतार उस चढ़ाव। 25% बढ़ने में वो ऊपर नीचे होता रहेगा। जैसा कि आप ईसीजी देखते हैं, जो ग्राफ बनता है ऊपर नीचे, उसी तरीके से होता रहेगा। इन्वेस्टर्स की तो इसमें धड़कन अभी भी तो उसी तरीके से ऊपर नीचे चलती है सोने के रेट के हाँ, साथ। जो टिके रहेंगे तो टिके रहेंगे। अच्छा, अब मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो ग्लोबल क्रैश, ये जो आर्थिक मंदी, ये दुनिया की सबसे खराब आर्थिक मंदी, चाहे आपने रे डालियो का नाम लिया हो या इससे पहले हमने रॉबर्ट कियोसाकी को डिस्कस किया था, इस तरीके के जो इन्वेस्टर्स हैं ये बार बार मंदी की आशंका क्यों जाहिर कर रहे हैं? और एक इंडिकेशन के तौर पर ये बता रहे हैं कि देखिए, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो सोना खरीद के अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं। दुनिया अब डॉलर स्टैंडर्ड की बजाय गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका कमजोर हो रहा है, वहां पर शटडाउन है ही ऑलरेडी, हम जानते हैं। कर्ज उन पर ऑल टाइम हाई चल ही रहा है। दुनिया में अलग अलग जंग चल रही हैं। ये ग्लोबल मंदी की, आर्थिक मंदी की आशंका के पीछे का कारण क्या है? क्यों इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर बार बार ये आशंका जता रहे हैं? देखिए, उसमें जो रे डालियो का जो बात आपने कहा, उन्होंने कहा कि 100 साल में सबसे बड़ा होगा और बहुत बड़ा क्रैश होता है। 100 साल वाला हो नहीं पाएगा, क्योंकि 1929 से बड़ा नहीं हो सकता, वो 10 साल तक चला था। और उसमें फेड की गलती थी, तमाम गलती थी। फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था कि लोग पैसे लेने, पैसे देकर सोना न ले लिया, इसके चक्कर में। बाद में 1933 में सोना को खत्म किया उससे, वो एक अलग कहानी है। दूसरा, जो अगर आप इसको देखें, जो उनके जो 7-8 पॉइंट्स हैं, वो कोई मतलब जेन्युइन लग नहीं रहा है इसमें। वो पॉइंट सब उसमें लंबा हो जाएगा बुलेटिन आपका, तो वो ठहर नहीं रहा है, भले डाल्यूस आपका। लेकिन जो बातें देखी जा रही है, जैसे 1929 हो गया, 2000, 2008, 2020, यहाँ जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं, तो उसके पहले एक चेतावनी देता है जरूर। वो एक चेतावनी आता है, तो उस चेतावनी को भांप रहे हैं इस बार। क्योंकि पिछले बार जो है 2000 में जो है लोगों से गलती हो गई, लेकिन जो कहानियां हैं वो अलग अलग है। क्योंकि आप देखें अगर कि 2000 में जो डॉट-कॉम बबल था, उसमें फेड ने जो है ब्याज दर बढ़ा दिया था, 6.5% बढ़ा दिया था, और 17 बार बढ़ाया था कि लोग जो है उसमें से जो है इसमें पैसे ना लगाए। और उस समय डॉट-कॉम बबल में क्या था कि जो जिन शेयर्स में पैसे लगाए जा रहे थे, जिस आईटी सेक्टर्स में लगाया जा रहा था, उसका अकाउंटिंग ठीक नहीं था, वो बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड थी, तो उसमें पैसे जा रहे थे, बड़ा चंक जा रहा था, और वो सब कंपनियां गायब हो गई, तो उसके कारण जो है बबल फटा। दूसरा बात क्या हो गया कि तो 2009 वाला जो हाउसिंग बबल हुआ, वो भी बड़ा फॉल्ट था। मतलब इस समय की तुलना में अगर देखें तो बड़ी गलती थी। उसमें क्या किया कि 0% आप जैसे डाउन पेमेंट करके लेते हैं मकान, यहाँ पे 10%, 20%, वहां 0% पे दे रहा था, और आपने मकान लिया, मकान का रेट बढ़ गया। रेट बढ़ने के बाद जैसे आपने 1 लाख का मकान लिया, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख के बाद आप उस 1.5 लाख को, उस मकान को फिर मॉर्गेज रख दिया आपने, फिर आपने मॉर्गेज रख के आपको 1 लाख मिल गया, तो आपने फिर 80,000 का एक मकान ले लिया, फिर वो 80,000 का मकान 1,20,000 पे चला गया। तो क्या हुआ कि आप एक ही मकान से जो है 3-4 मकान बना लिए, और बैंक को लगा कि इससे फायदा हो जाएगा। लेमन ब्रदर्स का था ये। और वो अंत में क्या होता है कि जब आप चीजें जब ये क्रैश होता कैसे, बबल कैसे फटता है, जब ये फूल जाता है पूरी तरीके से, और जब अंतिम लेने वाला आदमी पीछे हट जाता है, उसके पास ये क्रैश आता है। तो उस तरह से मकान वाला क्रैश हुआ, जिसके कारण जो है वो बड़ा जबरदस्त हुआ। और इसमें ये देखा जाता है, जो रिसेशन की जो बात करते हैं, जब 2000 का अगर आप देखें तो 2000 का बबल था, 2000 को रिसेशन मत बोलिए, क्योंकि 2000 में जो है जो ये देखा था कि दो क्वार्टर लगातार जो है वो नेगेटिव हो जीडीपी। अब अगर आप इसको देखते हैं, 2009 में जो है वो -2.58 रहा था उसके जगह, और 0 मतलब उसमें 2 बार नहीं रहा था। 2000 में जो .com बबल रहा था, 2 क्वार्टर जो है वो माइनस में नहीं रहा, एक ही क्वार्टर माइनस में रहा था, तो वो रिसेशन नहीं हुआ, वो बबल था। लेकिन 2009 में जो है वो 4 क्वार्टर जो वो नेगेटिव में चला था, इसलिए वो बड़ा बबल हो गया। और 1929 की जो कहानी थी वो बिल्कुल डिफरेंट था, उसमें तो कई सारे क्वार्टर जो है लाइन अभी अभी आपकी स्थिति, आपको ऐसी स्थिति नजर आती है अमेरिका के स्टॉक मार्केट की, या अमेरिका में जो चीजें चल रही है? मैं इसी में आ रहा था। हाँ। कि इस बार क्या हुआ था, क्वार्टर 1 जो था वो -0.61 हो गया था, तो लोगों को लगा कि एक क्वार्टर हो गया, अब दूसरा क्वार्टर होगा तो रिसेशन हो जाएगा। उसको मतलब 2 क्वार्टर नेगेटिव गया तो रिसेशन हो गया, उसको घोषित कर दिया जाता है कि रिसेशन हो गया। तो ये जो है, लेकिन इसने क्या किया कि क्वार्टर इसमें 2 में जो है इसने जबरदस्त उछाल लगा लिया, 3.28 या 3.2 समथिंग का जो है इसमें जंप आ गया। जो हाँ, क्वार्टर 1 में -0.06 था,
वो नेगेटिव में गया। क्वार्टर 2 में 3.8% जीडीपी आ गया। तो ये जो जीडीपी आ गया तो उछल गया। अब इसमें जो इकोनॉमिक्स दलील दे रहे हैं ये जीडीपी क्यों बढ़ा, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो टैरिफ लगाया गया, टैरिफ में जो है 17% एवरेज पड़ रहा है हेमिंग लोगों पे। ये 1935 के बाद से सबसे ज्यादा पड़ रहा है। और ये जो इसमें बहुत सारी कंपनियां ने अपना जो है जो प्रॉफिट कमाते थे उसको कम कर दिया उसने। जैसे चाइना की एक कंपनी है टुमू करके, उसने 17% घटा दिया अपने दाम ताकि अमेरिका का बाजार ना। नंबर एक। दूसरी बात की टैरिफ के चक्कर में बहुत सारा सामान पहले से खरीद लिया गया था, तो जिसके कारण जो है क्वार्टर 2 जो है 3.8 का डेवलपमेंट दिखा उसमें, तो वो रिसेशन से बच गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 को नेगेटिव होना पड़ेगा तब वो रिसेशन होगा। तो अभी दूर है लेकिन खतरा बना हुआ है, खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि इस समय क्या है कि जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। और एक रिसर्च आया था कि उसका जो उद्योग है, जो घरेलू उद्योग है, उसमें बड़ा जबरदस्त जो है टैक्स लग जा रहा है, लगभग 64% के आसपास लग जा रहा है। कैसे कि मान लीजिए कि वहां पे कार की कंपनी थी, उसका कुछ सामान मैक्सिको जाता था, कुछ कनाडा जाता था, फिर वो सामान बनकर आता था, फिर जाता था उस पर रीडेवलपमेंट के लिए। तो अब ये 3-4 जो बार जो गया तो उस पर हर बार टैक्स लग रहा है, टैरिफ लग रहा है। तो टैरिफ लगने के कारण उसमें 64% कहा जा रहा है बढ़े। तो वो उन तमाम फैक्टर्स को मिलाने के बाद लोग कह रहे हैं कि रिसेशन है। और इसमें से सबसे बड़ा हो जाता है कि एआई बबल, जो एआई के बारे में जो कहा जा रहा है कि एआई बबल है, बड़ा हो रहा है, तो ये बातें हैं। लेकिन ये बात फैक्ट है कि एआई वहां फल फूल रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो 6-7 कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा कर रही है, वो प्रॉफिट कमा रही है। डॉट कॉम बबल के समय जो कंपनियों को पैसा लगा था वो प्रॉफिट नहीं कमा रही थी। लेकिन क्या हुआ कि एनवीडिया, तमाम इन कंपनियों के साथ साथ जो अमेजन हो गया, उनका भी सॉफ्टवेयर है, मेटा हो गया, इसके साथ साथ बहुत सारी छोटी कंपनियां उठ गई। मतलब 500 यूनिकॉर्न आ चुका है, वहां पे गड़बड़ है। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, अब जैसे कहा जा रहा है कि एनवीडिया, वहां पे एक तरीके का चल रहा है कि एनवीडिया जो है वो जो है अमेजन पे खरीद रहा है, अमेजन एनवीडिया पे खरीद रहा है। इस तरीके से आपस में एक दूसरे का माल खरीद रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। तो उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि यहाँ रिसेशन का खतरा है। लेकिन अभी इसको कहना बात जो है थोड़ा सा जल्दी होगा, अभी टाइम लगेगा। लेकिन नो डाउट खतरा मंडरा रहा है। लेकिन भारत recession के पे स्टॉक तब्दील मार्केट को लेकर भी पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने इस तरह की बातें की हैं। हालांकि पिछले एक वर्ष में भारत का स्टॉक मार्केट बहुत तेज गति से नहीं दौड़ा है, लेकिन कुछ वक्त पहले तक वो बहुत तेज गति से दौड़ रहा था और लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे कि हमारे यहाँ पर ना तो इतनी इंडस्ट्री लग रही है, ना तो इतना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ना ही हमारा सर्विस सेक्टर इतना तेज दौड़ रहा है जितना हमारा स्टॉक मार्केट तेज दौड़ रहा है। हालांकि जैसा मैंने कहा पिछले एक वर्ष में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन क्या भारत के स्टॉक मार्केट में कभी भी आपको ऐसा लगा कि पिछले 3-4 वर्षों में कोई बबल बनता नजर आया है, या फिर कोई ऐसा खतरा जो अभी यहां से ना आपको नजर ना आ रहा हो लेकिन जिसके लिए तैयार रहने की जरूरत है? देखिए, भारत का शेयर बाजार ना बिल्कुल डिफरेंट है। आप एक तरीके से कहें तो पहले क्या होता था कि अमेरिका के शेयर बाजार से बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे, प्रभावित अब भी होते हैं, क्योंकि एफआई इक्वाली करता है तो हम प्रभावित होते हैं। लेकिन ये हो गया कि जो आम निवेशक है उसका इतना जबरदस्त पैसा आ रहा है कि वो डीआई, देखिए 2009 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया तो उस समय हमारा शेयर बाजार 60% गिर गया। जब अमेरिका का गिरा हम भी गिर गए। तो उस समय जब मनमोहन सिंह थे तो उसने ये हुआ कि भाई ये गिर क्यों गया, तब डीआई का फॉर्मेशन हुआ। जो म्यूचुअल फंड के जरिए जो पैसे जा रहे थे वो ऐसे ही जा रहे थे, कोई एक अम्ब्रेला की तरह नहीं जा रहा था। उसके बाद से आप देखिएगा जब एफआई बेचता है तो डीआई खरीदता है पहले। अब तो पैसे का इतना फ्लो है कि डीआई जो है ऑलवेज खरीदता है। तो क्या होता है कि शेयर बाजार को संभाल कर रखता है। अब ये देख लीजिए कि 3,20,000 करोड़ का शेयर बेच दिया एफआई ने एक साल के अंदर, और डीआई ने जो है उससे ज्यादा लगभग मतलब 5.5 लाख करोड़ से ऊपर का शेयर उसने खरीद लिया। तो क्या वो मार्केट के वो 5% नीचे गिरा तो संभाल लिया। अगर 3 लाख करोड़ अगर बेच दिया होता है एफआई तो मार्केट बिल्कुल क्रैश कर जाता है एक तरीके से। तो यहाँ कहानी दूसरी है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर अमेरिका में कुछ होता है तो उसका असर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन जो अब 60% वाली जो बात है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जनता का पैसा बहुत जबरदस्त आता है। और दूसरी बात कि आप रिसेशन में ये समझे कि रिसेशन में नुकसान किसको होता है। नुकसान जो है ना बुल को होता है ना बियर को होता है, वो नुकसान जो है लालची लोगों को होता है। क्योंकि लालची लोग जो करते हैं कि अगर आपने सपोज कि पैसा खरीद लिया, आपने शेयर खरीद लिया या प्रॉपर्टी खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया और रिसेशन आ गया, आप नहीं बेचे, आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स खरीदा है, आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्लॉट खरीदा है, फ्लैट खरीदा है, और आपने नहीं बेचा, वो बाद में रिवर्स होता है, ये देखा गया है, पूरा बाउंस बैक करता है। तो ये इस तरीके से आप देखिए कोविड के समय ये लग रहा था कि
पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। 23 मार्च के आसपास जो है बिल्कुल क्रैश कर गया था। और 23 मार्च से जो रिवर्स मार्च, वो देखिए आप, या 2009 में जो कंपनियां बिल्कुल लग रहा था कि ये तो कौड़ियों के भाव मिल रहा है। तो इस समय क्या होता है, जो रिसेशन जो होता है वो आपको अमीर बनाता है। अगर आपके पास पैसा है और आपने कुछ सामान खरीदा सस्ते दामों में मिलता है रिसेशन, तो रिसेशन को जो है गलत ढंग से नहीं देखना चाहिए, उसको इस ढंग से देखना चाहिए कि अगर आपके पास पैसे फंसे हुए हैं, एक तो ध्यान रखिए कि आप कोई कर्ज लेके ना ले, जो आपके पैसा है वही लगाएं और फंडामेंटली सॉलिड चीज में लगाएं, तो वो पैसा वापस आएगा एक 100% वापस। एक आखिरी प्रश्न है। बिटकॉइन को लेकर भारत में अभी भी नियम बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि अब बिटकॉइन की बढ़ती हुई कीमतें भारत के लोगों को आकर्षित कर रही हैं और खासतौर से जो यूथ है वो सोच रहा है कि पैसा बनाना है तो बिटकॉइन की तरफ चला जाए, आप क्या सलाह देंगे? देखिए, बिटकॉइन को लेकर बड़ा जबरदस्त क्रेज है लोगों में, लेकिन अब बिटकॉइन जो है कहानी बड़ी बदल गई है। पहले अगर खरीदे होते तो बड़ा फायदा होता, इस समय जो है बहुत रिस्क है उसमें। क्योंकि देखिए, लास वेगस में जो है एक कॉन्फ्रेंस हुआ गोल्ड का, उसमें 1000 लोग आए, और बिटकॉइन का हुआ, वहां 40,000 लोग आए। तो आप सोच सकते हैं कि बिटकॉइन को लेकर कितनी जबरदस्त है। देखिए, बिटकॉइन में क्या है कि 2 करोड़ 10 लाख कॉइन है, उसके अलावा कॉइन मिंट नहीं हो रहा है। तो डिमांड सप्लाई का खेल है। बहुत सारी कंपनियां आज भी पढ़ रहे थे, 160 कंपनी जो है बिटकॉइन को जो है अपने बैलेंस शीट में शामिल कर लिया है, जो लगभग 5% के आसपास है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में लेकिन चीजें हैं क्या कि आप वो बड़े लोगों का गेम हो गया है, और आप जैसे जो छोटे निवेशक है या हमारे चैनल पे जो देख रहे हैं जो कस्टमर, वो अब एक बिटकॉइन तो खरीद नहीं सकते, उसका एक छोटा सा टुकड़ा कर लेंगे। अब वो टुकड़ा जो है, और उसमें आपको रिस्क भी बना रहेगा, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। जैसे इस समय जो है वो बियर फेज पे चल रहा है बिटकॉइन, 20% डाउन है, लेकिन जो 2018 में जो था उसका, वो उस स्टेज पे नहीं है इस समय। भारत और के यहाँ यूथ पे को ये आप कहा सलाह जा रहा है देंगे कि अगर छोटा छोटा करके सही इन्वेस्ट करें, या आप कहेंगे नहीं अभी दूर ही रहें? दूर रहिए, बिटकॉइन से दूर रहिए, उसके जगह गोल्ड सिल्वर लगाइए, बहुत शानदार है। बिटकॉइन तो देखिए, मजा लीजिए, लेकिन दूर रहिए। मेरे ख्याल से क्रिप्टो करेंसी से दूर रहना चाहिए। हम जैसे छोटे निवेशकों को, अगर आपको बहुत शौक है, बहुत जबरदस्त है कि आपको कुछ करना है, तो 2% से ज्यादा मत लगाइए, ठीक क्योंकि वो पैसा डूब जाए तो आपको गम ना हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए। सोने चांदी की कीमतें और इस समय ग्लोबल फैक्टर्स क्या हैं जो इन कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं, काम निवेशक को क्या करना चाहिए, इसे हमने समझा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।